उसने नरेंद्र मोदी को कट्टर आतंकवादी बता दिया था। गुजरात दंगों के बाद उसने मोदी से इस्तीफा मांग लिया था, लेकिन बाद में उसकी मदद से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। वह किसान परिवार में जन्मा और कांग्रेस से पहली बार विधायक बना। वह संजय गांधी का भरोसेमंद था। वह एनटीआर का दामाद है, लेकिन उसने अपने ससुर से मुख्यमंत्री की कुर्सी छीन ली और महज 45 साल की उम्र में मुख्यमंत्री बन गया। लोग उसे पावर लीडर कहते हैं। चलिए आज आपको नारा चंद्रबाबू नायडू की अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। अप्रैल 2019 लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान चंद्रबाबू नायडू ने नरेंद्र मोदी को हार्डकोर आतंकवादी बता दिया। हालांकि पहली बार नहीं था जब नायडू ने मोदी के खिलाफ मोर्चा खोला था। इससे पहले गुजरात दंगों के दौरान जब वो एनडीए का हिस्सा थे, तब उन्होंने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांग लिया था। इस घटना का जिक्र नायडू ने 2019 में किया था। तब उन्होंने कहा था, मैं पहला व्यक्ति था जिसने 2002 के गुजरात दंगों के बाद उनका इस्तीफा मांगा था। इसके बाद कई देशों ने उनकी एंट्री पर बैन लगा दिया था। अब प्रधानमंत्री बनने के बाद वो एक बार फिर से अल्पसंख्यकों को टारगेट कर रहे हैं। इसी भाषण में चंद्रबाबू नायडू ने मोदी को कट्टर आतंकी बता दिया था। उन्होंने कहा था, नरेंद्र मोदी एक कट्टर आतंकवादी हैं, वो एक अच्छे व्यक्ति नहीं है। मैं यहाँ मौजूद अल्पसंख्यक भाइयों से केवल एक ही बात की विनती करता हूँ, अगर आप मोदी को वोट देंगे तो कई समस्याएं पैदा होंगी। कहते हैं सियासत में न कोई परमानेंट दुश्मन होता है और न कोई दोस्त। चंद्रबाबू नायडू पर भी यही बात लागू होती है। 2019 में मोदी के खिलाफ मुखर रहे नायडू 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए में फिर से शामिल हो गए और जब नतीजों में बीजेपी को बहुमत नहीं मिला तो नायडू के समर्थन से नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। 20 अप्रैल 1950 को चित्तूर जिले के नारावारीपल्ली गांव में जन्मे चंद्रबाबू नायडू किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन किसानी से सियासत के शीर्ष तक का सफर तय करने में उन्होंने साम दाम दंड भेद सभी तरीके अपनाए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के पीछे बड़ी दिलचस्प कहानी है, जिसके बाद उनके ससुर ने उन्हें औरंगजेब तक कह दिया था। अगस्त 1995 में जब एनटी रामाराव सत्ता के शिखर पर थे, तब चंद्रबाबू नायडू ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिससे एनटीआर सरकार का तख्ता पलट हो गया और नायडू ने न सिर्फ राज्य की कमान अपने हाथ में ली, बल्कि पार्टी पर कब्जा जमा लिया। अपने दामाद से धोखा खाने के बाद एनटीआर ने खुद की तुलना मुगल बादशाह शाहजहां से की और चंद्रबाबू नायडू को औरंगजेब बता दिया। एनटीआर ने कहा वो धोखा देने वालों से बदला लेंगे, लेकिन इस घटना के बाद से वो बीमार रहने लगे और 1996 में हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। चंद्रबाबू नायडू का एनटीआर का दामाद बनने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है। 1978 में महज 28 साल की उम्र में नायडू कांग्रेस से विधायक बने और मंत्री भी बन गए। उन्हें सिनेमेटोग्राफी मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन दिनों एनटीआर सिनेमा के जाने माने नाम थे। चंद्रबाबू और एनटीआर के बीच कई बार मुलाकात हुई। एनटीआर नायडू से प्रभावित थे। इसी वजह से 1981 में उन्होंने अपनी दूसरी बेटी भुवनेश्वरी का विवाह नायडू से करा दिया। एनटीआर परिवार का दामाद बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक ताकत और बढ़ गई। फिल्मों में परचम लहराने वाले एनटीआर ने मार्च 1982 में तेलुगु देशम पार्टी का गठन किया। कांग्रेस के कट्टर विरोधी एनटीआर ने जब अपनी बेटी की शादी चंद्रबाबू नायडू से की थी, तब नायडू कांग्रेस सरकार में मंत्री थे। सियासत में एंट्री के एक साल के अंदर जनवरी 1983 में एनटीआर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। राज्य में टीडीपी की लहर ऐसी थी कि चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर हार गए। हालांकि कुछ ही महीने बाद वो अपने ससुर की पार्टी में शामिल हो गए। टीडीपी में शामिल होने के बाद चंद्रबाबू नायडू की ताकत बढ़ती चली गई। उनके ससुर राज्य के मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने किसान परिषद का गठन किया और नायडू को उसका प्रभारी बनाया। 1986 में नायडू को टीडीपी का महासचिव बनाया गया, जिससे पार्टी में उनकी ताकत बढ़ गई। एक तरह से राज्य और पार्टी में एनटीआर के बाद चंद्रबाबू नायडू दूसरे सबसे ताकतवर शख्स बन गए। नायडू पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार और व्यवस्थापक बन गए। दरअसल 1984 में जब भास्कर राव ने एनटीआर के खिलाफ विद्रोह किया, तो नायडू ने ससुर के साथ विधायकों को एकजुट करने में अहम भूमिका निभाई और सरकार बचा ली। इस तरह नायडू ने अपने ससुर का भरोसा जीत लिया, लेकिन उनकी नजर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी। बात 1993 की है। अमेरिका से इलाज करवाकर वापस लौटने के बाद एनटीआर ने लक्ष्मी पार्वती के साथ अपनी शादी का ऐलान किया। तिरुपति में मंच से बोलते हुए उन्होंने कहा कि लक्ष्मी ने उन्हें मौत के मुंह से बचाया है। एनटीआर ने लक्ष्मी को मंच पर बुलाया। ये सब देख
चंद्रबाबू नायडू के होश उड़ गए। जब एनटीआर लक्ष्मी के गले में मंगलसूत्र बांधने ही वाले थे, तब नायडू ने बिजली कटवा दी। इस घटना से एनटीआर बहुत नाराज हुए। दरअसल नायडू जानते थे कि अगर लोगों के सामने लक्ष्मी के साथ एनटीआर की शादी हो गई तो उनका मुख्यमंत्री बनना मुश्किल हो जाएगा। कहा जाता है कि उसी दिन से नायडू ने एनटीआर को सत्ता से हटाने की स्क्रिप्ट लिखनी शुरू कर दी थी। 1994 में एनटीआर फिर से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू को वित्त और राजस्व मंत्री बनाया, लेकिन सरकार और पार्टी में एनटीआर की पत्नी लक्ष्मी पार्वती का दखल बढ़ गया, जिससे नायडू खफा रहने लगे। नायडू की नजर टीडीपी और सरकार दोनों पर थी। नायडू ने पहले अपने साले डॉक्टर दग्गूबली वेंकटेश्वर राव को डिप्टी सीएम पद का लालच देकर अपनी तरफ कर लिया। इसके अलावा विधायकों को अपनी तरफ करने के लिए उन्होंने पूरी जान झोंक दी। एनटीआर को कानो कान नायडू की योजना की भनक नहीं लगी। नायडू ने अपने पक्ष में 171 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया। नायडू विधायकों के साथ वॉयसरॉय होटल में रुके और वहीं से राज्यपाल को फैक्स भेजा कि एनटीआर विधानसभा में बहुमत खो चुके हैं। जब इस घटना की जानकारी एनटीआर को मिली तो मानो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने विधानसभा को भंग करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। एनटीआर ने राज्यपाल से बहुमत सिद्ध करने के लिए 15 सितंबर तक का वक्त मांगा, लेकिन राज्यपाल ने उन्हें 31 अगस्त तक का ही वक्त दिया। इसी बीच एनटीआर बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हो गए। जब राज्यपाल उन्हें देखने पहुंचे तो उन्होंने अस्पताल में ही अपना इस्तीफा सौंप दिया। उसी दिन चंद्रबाबू नायडू को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। चंद्रबाबू नायडू को कुल 183 विधायकों ने अपना समर्थन दिया। अपने ससुर एनटीआर से सत्ता छीनने के बाद 1 सितंबर 1995 को 45 वर्ष की उम्र में नायडू आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए। शपथ लेने के बाद नायडू पत्नी भुवनेश्वरी के साथ एनटीआर से मिलने पहुंचे। करीब 1 घंटे तक चंद्रबाबू नायडू मिलने के लिए इंतजार करते रहे, लेकिन एनटीआर मिलने नहीं आए और ना ही उन्हें अपने कमरे में बुलाया। अंत में एनटीआर ने अपने सचिव से कह दिया कि जाकर नायडू से बता दो कि वो उनसे मिलने की स्थिति में नहीं है। नायडू से धोखा खाने के बाद एनटीआर ने खुद की तुलना मुगल सम्राट शाहजहां से की थी। उन्होंने कहा था कि चंद्रबाबू नायडू ने औरंगजेब की तरह उनकी पीठ में खंजर मारा है। 1996 में एनटीआर के निधन के बाद नायडू ने टीडीपी पर पूरा कब्जा कर लिया। सियासत के माहिर खिलाड़ी चंद्रबाबू नायडू इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी के बेहद करीबी माने जाते थे। छात्र जीवन से ही वो कांग्रेस से जुड़े थे। इंदिरा गांधी ने जब इमरजेंसी लगाई थी उस दौरान यानी कि 1975 से 1977 तक युवा कांग्रेस के स्थानीय अध्यक्ष थे। नायडू को राजनीति का चस्का लग चुका था तो उन्होंने मास्टर्स की पढ़ाई छोड़ दी। नायडू संजय गांधी के कट्टर समर्थक थे। इसी दौरान वो संजय गांधी के बेहद करीबी बन गए, जिसका फायदा उन्हें मिला। 1978 में संजय गांधी के समर्थन से उन्हें चंद्रगिरी विधानसभा सीट से कांग्रेस का टिकट मिल गया और महज 28 साल की उम्र में नायडू विधायक बन गए। 1980 में उन्हें मंत्री बनाया गया। आंध्र प्रदेश के इतिहास में वो अब तक सबसे युवा मंत्री भी हैं। चंद्रबाबू नायडू को गठबंधन की राजनीति का माहिर खिलाड़ी माना जाता है। बात 1998 की है, जब बीजेपी ने कांग्रेस विरोधी पार्टियों को एकजुट करना शुरू कर दिया और एनडीए बनाया। चुनाव में जीत हासिल की तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। कहा जाता है कि 1999 के चुनाव से ठीक पहले ही नायडू और वाजपेयी में समर्थन को लेकर डील हो चुकी थी। चुनाव में टीडीपी के 29 सांसद चुने गए। टीडीपी ने एनडीए को समर्थन दिया। उस समय संख्या के मामले में टीडीपी बीजेपी को समर्थन करने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन टीडीपी सरकार में शामिल नहीं हुई। 2018 में अटल बिहारी वाजपेयी के निधन के बाद उन्हें याद करते हुए चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि 1999 में वाजपेयी ने उन्हें 8 कैबिनेट सीटों का ऑफर किया था, लेकिन टीडीपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से दूर रहने का फैसला लिया और एनडीए की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। चंद्रबाबू नायडू के पिता खेती किसानी का काम किया करते थे। उनके पिता का नाम करजूरा और माता का नाम अम्मा नम्मा था। भाई बहनों में चंद्रबाबू सबसे बड़े हैं। उनकी 2 छोटी बहनें और 1 छोटा भाई है। शुरुआती पढ़ाई की बात की जाए तो शेषापुरम ग्राम पंचायत और चंद्रगिरी में हुई। इसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए नायडू तिरुपति चले गए, जहां उन्होंने वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में एक्टिव हो गए। 1978 में पहली बार विधायक बनने वाले चंद्रबाबू नायडू 1983 का विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन 1989 में टीडीपी के टिकट पर कुप्पम विधानसभा से जीत गए। वहीं 1995 में राज्य का मुख्यमंत्री बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू राज्य के सबसे ताकतवर व्यक्ति बन गए।
इतना ही नहीं, केंद्र की राजनीति में भी नायडू का दखल बढ़ गया। अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन देकर नायडू ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया। बात 1999 की है। इंडिया टुडे मैगजीन ने भारतीय राजनेताओं पर एक रिपोर्ट छापी। इस रिपोर्ट में नायडू का नाम सबसे ऊपर था। पत्रिका ने चंद्रबाबू को स्टार ऑफ द न्यू मिलेनियम यानी कि नई सदी का हीरो कहा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री पद तक का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने आंध्र प्रदेश के विकास की बात कहकर पीएम पद ठुकरा दिया। खुद चंद्रबाबू नायडू ने इस बात का दावा किया था। एक बार उन्होंने बताया था कि उन्हें 2 बार पीएम पद का ऑफर मिल चुका है। पहली बार 1995-96 में एचडी देवगौड़ा प्रधानमंत्री बनाए गए थे तब, और इसके अलावा इंद्र कुमार गुजराल के चयन से पहले प्रधानमंत्री पद चंद्रबाबू नायडू को ही ऑफर किया गया था। दुनिया के सामने खुद को एक हाईटेक और साइबर सेवी मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने वाले चंद्रबाबू नायडू पर बम से हमला भी हो चुका है, जिसमें वह बाल बचे थे। घटना 1 अक्टूबर 2003 की, जब वह तिरुपति के वेंकटेश्वर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान नक्सलवादियों ने उनके काफिले पर बम से हमला कर दिया। हमले में नायडू बाल बच गए, लेकिन उनकी कॉलर बोन की 2 हड्डियां टूट गई। इस हमले के लिए पुलिस ने कुल 33 लोगों को आरोपी बनाया था, जिसमें से 4 की गिरफ्तारी भी हुई थी। सियासत में चंद्रबाबू नायडू ने जिस तरह से अपने पैर जमाए, उससे सहमत या असहमत हुआ जा सकता है, लेकिन उन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता है। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।